इस सेगमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 जो कि वेक्टर कैलकुलस का है। आप लोग को पता है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का जो आप लोगों का पेपर होता है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो टोटल 8 यूनिट होते हैं। उसमें 4 यूनिट जो होता है वो पार्ट ए यानी मैथमेटिकल फिजिक्स का होता है और बाकी 4 यूनिट पार्ट बी न्यूटोनियन मैकेनिक्स का होता है। ठीक, तो पार्ट बी का भी हमने ये वेब मोशन शुरू कर दिया है, उसके भी लेक्चर्स प्लेलिस्ट में है, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। और इससे पहले अभी तक हम लोग ये पार्ट ए मैथमेटिकल फिजिक्स का जो यूनिट नंबर 1 वेक्टर अलजेब्रा है इसको हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 वेक्टर कैलकुलस। हालांकि ये जो यूनिट नंबर 1 जो वेक्टर अलजेब्रा है इसका हम लोग केवल और केवल थ्योरेटिकल पार्ट कवर किए हैं। देखिए यहाँ पे ये जो यूनिट नंबर 1 में जो सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स मेंशन हैं इन सभी का हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर चुके हैं। अब इसका जो न्यूमेरिकल बचा हुआ है वो और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो और बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो धीरे धीरे मैं उसका वीडियो बना के इसी के प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग जाके वहाँ चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर लिया करिए, वहाँ पे मिल जाएगा। जब वहाँ पे आप जाएंगे चैनल में तो आपको जो प्लेलिस्ट मिलेगा वो मतलब सेमेस्टर और यूनिट के नाम से मिलेगा। जैसे इसका आपको मिलेगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 1 नोट्स के नाम से मिलेगा। अब आज से आप लोगों को एक और वहां पे प्लेलिस्ट दिखने लगेगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 2 नोट्स जो कि वेक्टर कैलकुलस का है। ठीक है ना, पहले मैं पूरे यूनिट के थ्योरेटिकल टॉपिक कवर कराऊंगा। जब थ्योरेटिकल टॉपिक इसके पूरे हो जाएंगे तो मैं अगले यूनिट के थ्योरेटिकल टॉपिक पे चला जाऊंगा। लेकिन पिछले यूनिट्स जो हैं उनके आपको न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सीरीज वो आपको लगातार मिलते रहेंगे जो कि उसी प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता चला जाऊंगा। ठीक, तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं ये वेक्टर कैलकुलस। और वेक्टर कैलकुलस में भी यहाँ पे आपका जो पहला टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स एंड इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक, बड़ा बेसिक टॉपिक होता है, बहुत एग्जाम में डायरेक्ट पूछने का चांस तो कम है लेकिन फिर भी आपको ये समझना ही पड़ेगा टॉपिक। तो इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, किसी सदिश का अवकलन तथा उसकी ज्यामितीय व्याख्या। ठीक है, आपका सिलेबस इसी से शुरुआत ही हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस में ये जो पहला पॉइंट है देखिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड बाकी सब टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको जस्ट मैं इसी के बाद वाले लेक्चर में कवर करूंगा। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन पे। यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, ये एक मैं डायग्राम बनाया हूँ, इसको समझिए। मान लीजिए ये ओ जो है ये ओरिजिन है और एक कोई पार्टिकल है P और इस पार्टिकल P का जो पोजीशन है वो टाइम के साथ लगातार बदल रहा है। तो मान लेते हैं एट पर्टिकुलर पॉइंट एट पर्टिकुलर टाइम T पे पार्टिकल P का जो पोजीशन था ये पार्टिकल P पे ही था और इसका पोजीशन वेक्टर था R पे। अब मान लीजिए डेल्टा T समय में, डेल्टा T कोई सूक्ष्म समय अंतराल है, उतने समय में ये जो पार्टिकल P है वो P से कहाँ पहुंच जाता है, Q पे पहुंच जाता है। तो अब यहाँ Q पे आ गया तो समय क्या हो जाएगा, T प्लस डेल्टा T। ठीक है, जब यहाँ P पे था तो टाइम था डेल्टा T, यानी P से Q जाने में इसने डेल्टा T टाइम कवर किया। तो ऐसे में जो इसका नया पोजीशन वेक्टर बन के हो जाता है वो हो जाता है R प्लस डेल्टा R। ठीक, हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन मैं सीधे बता दूं, डिफरेंशिएशन क्या होता है कि किसी भी, जैसे ये पार्टिकल है ये टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम टाइम के साथ इसके पोजीशन में होने वाला परिवर्तन जो हम लोग निकालेंगे उसी को हम लोग उसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इस डायग्राम को आप समझ लीजिए। देखिए लेट O इज द ओरिजिन एंड P इज द पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट टाइम T। तो यहाँ से OP जो इसका पोजीशन वेक्टर O से P तक है वो हो जाएगा R वेक्टर जो कि फंक्शन होगा P का, टाइम का। उसके बाद अब वो Q पे चला गया, इफ Q इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम T प्लस डेल्टा T, तो OQ जो यहाँ O से Q का जो न्यू पोजीशन वेक्टर है हम कैसे डिफाइन करेंगे, R प्लस डेल्टा R जो कि फंक्शन ऑफ T प्लस डेल्टा T का होगा। अब हम लोग चूंकि ये डेल्टा T टाइम में P से Q तक डिस्प्लेस हुआ तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ निकालते हैं। तो आप लोगों को बताया गया है, अगर आप हमारे सारे लेक्चर्स क्रम से देख रहे होंगे तो डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था PQ है तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाता है, Q वेक्टर माइनस P वेक्टर, या इसको मोर प्रिसाइज और बोलेंगे तो हो जाता है OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। ठीक है, ये मतलब लास्ट ये Q लास्ट पॉइंट Q वेक्टर माइनस P वेक्टर घटा देते हैं।
क्योंकि ओरिजिन यहाँ ओ से हम ले रहे हैं तो ये ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर हो जाएगा। ठीक, तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए ये आ गया ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी पी क्यू वेक्टर ना, ओ क्यू नहीं, हाँ पी क्यू वेक्टर ही निकाल रहे थे। पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। अब हम ये मान रख देते हैं। देखिए पी क्यू वेक्टर क्या है, एफ फंक्शन ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस फंक्शन ऑफ टी, ये यहाँ से आ गया। और पी क्यू वेक्टर ही क्या है, ये डेल्टा आर है। कैसे, देखिए बात समझिए, ये आर वेक्टर इधर हो गया पहला वेक्टर, और ये पी से क्यू तक डिस्प्लेस हुआ। अगर मैं इसको डेल्टा आर वेक्टर मान लूंगा तो यहाँ पे दो सदिशों का त्रिभुज योग का जब नियम लगाएंगे, ट्रायंगल एडिशन ऑफ वेक्टर लॉ, सॉरी वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ जो होता है उसको लगाएंगे, तो ये जो पहला वेक्टर है ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर। तो आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ से हमें मिल गया, यहाँ पे देखिए ये मिल गया पी क्यू वेक्टर जो कि डेल्टा आर है। अब डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए, तो डेल्टा टी से जब डिवाइड कर देंगे तो ये डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस फंक्शन ऑफ टी बटे डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग एक लिमिट लगाते हैं कि इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, अगर हम लोग ये समय अंतराल इतना सूक्ष्म रखें कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो, तो ये पॉइंट जो क्यू है ये कहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट पी पे ही आ जाएगा। और ऐसे में जब ये पॉइंट क्यू टेंस टू पी हो जाएगा एंड द कॉर्ड, ये जो कॉर्ड यानी चाप जो था, जो चाप पी से क्यू था, ये चाप एक टेंजेंट में बदल जाएगा, स्पर्श रेखा में बदल जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट क्यू जो है वो पी पे चला आएगा। तो फिर यहाँ पे ये अब चाप किस में रिप्लेस हो गया, किस में रिड्यूस हो गया, एक यहाँ पे स्पर्श रेखा टेंजेंट में रिप्लेस हो गया पॉइंट पी पे। और इसी को हम लोग इसका डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं, यानी कॉर्ड चाप becomes tangent at point P. So we can define the derivative of r with respect to time t is given by, कैसे डिफाइन करते हैं, dr by dt equal to limit delta t tends to 0 delta r by delta t and limit delta t tends to 0, पूरा ये मान रख देते हैं इसका, तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस फंक्शन ऑफ t बटे डेल्टा t। ठीक, ये डेरिवेटिव डिफाइन करने का तरीका होता है। इसको ऐसे पढ़िए, देखिए इसको पढ़ने का तरीका समझिए। dr by dt का मतलब हुआ डेल्टा टी, dt मतलब समय में होने वाले परिवर्तन के साथ पोजीशन में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। फिर से पढ़िएगा, ये नीचे से पढ़िएगा, dt यानी समय में होने वाले परिवर्तन के साथ जो पोजीशन में परिवर्तन हो रहा है उसी को हम लोग उसका डेरिवेटिव बोलते हैं। ज्योमेट्रिकली dr by dt रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट p। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकली मैंने यही बताया। ज्यामितीय रूप से जो डेरिवेटिव dr by dt होता है एक ऐसे सदिश को प्रदर्शित करता है जो बिंदु P पर बने स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। ठीक है, और इसी dr by dt इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो इस प्रकार से हम लोग ये डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डेरिवेटिव से मैथ में निकालने का तो आप सारे तरीके पढ़े ही होंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज आप लोग पढ़े, और इसका बेसिक थ्योरी यहाँ से निकलता है। अब इसका हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि ये जो हम पढ़े हैं इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इसका कोई यहाँ पे यूज क्या है, यहाँ पे ये हम लोग देखने वाले हैं। तो यूज यही है कि मान लीजिए कि कोई भी पोजीशन वेक्टर, मान लीजिए आर वेक्टर दिया हो, तो अब अगर पोजीशन वेक्टर का हम लोग डेरिवेटिव टाइम के साथ निकालते हैं तो उसको पढ़ना सीखिए। जैसे ये आर वेक्टर है, अब टाइम के साथ हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हो जाएगा dr by dt। इसका मतलब हुआ कि टाइम के साथ पोजीशन वेक्टर में होने वाला चेंज जो कि क्या देगा, वेलोसिटी देगा। समय के साथ जब पोजीशन में चेंज होता है तो वेलोसिटी का जन्म होता है। अब अगर वेलोसिटी को भी हम लोग टाइम के साथ में डिफरेंशिएट करें तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dv by dt। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि टाइम के साथ होने वाले परिवर्तन, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी में होने वाला परिवर्तन। तो आप लोग जानते हैं कि टाइम के साथ जब वेलोसिटी चेंज होता है तो किसका जन्म होता है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण का जन्म। तो इस प्रकार से ये जो डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं इसका फिजिक्स में यूज होता है नई क्वांटिटीज को डिफाइन करने। ठीक है ना, यही यहाँ पे लिखा है, द डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर क्वांटिटी में लीड टू अनदर वेक्टर क्वांटिटी। जैसे पोजीशन वेक्टर का आप डेरिवेटिव टाइम के सापेक्ष में निकलेंगे तो वेलोसिटी निकल के आता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप वेलोसिटी का अगर टाइम के सापेक्ष में डेरिवेट करते हैं तो क्या निकल के आता है, एक्सेलरेशन आता है।
ठीक है, यहाँ पे डबल आर के सापेक्ष में ये आप लोग जरूर पढ़े होंगे। देखिए डी आर बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि पोजीशन वेक्टर में एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं। अब इसी वाले कोफिशिएंट को हम लोग वी एक्स लिख देंगे, ये डी वाई बाई डी टी को वी वाई और डी जेड बाई डी टी को डी, क्योंकि इस वेलोसिटी में एक्स का एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोफिशिएंट, वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी और जेड एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी का कोफिशिएंट ये है वी एक्स वी वाई डी टी। अब इसको हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन को, ये वाला जो है, तो डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर जे के प्लस डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर के कैप। तो अब ये डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सलरेशन का कोफिशिएंट है, जिसको हम लोग डी वी एक्स बाई डी टी भी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग और लिखना चाहे तो ये ए एक्स भी लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ये वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्सलरेशन का कोफिशिएंट हो गया ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप हो जाएगा एक्सलरेशन। समझ में आया? तो यहाँ से ये एक्सलरेशन निकल के आया। इन जनरल आर वेक्टर डी आर बाई डी टी एंड डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर मे हैव डिफरेंट डायरेक्शन। एक बात ध्यान दीजिएगा कि आर पोजीशन वेक्टर है, अब इसका डेरिवेटिव टाइम के साथ निकालेंगे तो वेलोसिटी आएगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो। फिर वेलोसिटी को आप टाइम के सापेक्ष में डेरिवेटिव इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्सलरेशन आएगा। अब यहाँ पे भी कोई जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी और एक्सलरेशन और पोजीशन वेक्टर सभी एक ही डायरेक्शन में, तीनों का अलग अलग डायरेक्शन भी हो सकता है और आमतौर पे होता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा बड़ा बेसिक टॉपिक था ये समझने के लिए कि डेरिवेटिव होता क्या है, डिफरेंशिएशन को डिफाइन कैसे करते हैं और इसका फिजिक्स में क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इसको पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स में इसका क्या यूज है। आपने देखा कि किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का डेरिवेटिव लेने पे कुछ अनदर क्वांटिटीज का भी जन्म होता है। जैसे पोजीशन वेक्टर जो क्वांटिटी एक होता है फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि, उसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी का जन्म होगा, वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक्सेलरेशन का जन्म होगा। ठीक है, तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। ठीक, ये छोटा सा टॉपिक था। अब अगले हम लोग आगे के टॉपिक में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो बेसिक टॉपिक था, मेन लेक्चर तो इसके बाद वाले टॉपिक से शुरू होगा। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत